चंद्रगुप्त और दधीच राजकोष तक पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी खदान के ढहने से उन्हें वहां से भागना पड़ता है और बाहर निकलते ही उन्हें बाली का सामना करना पड़ता है। कार्वी का शक तब और भी अधिक पक्का हो जाता है जब उसके गुप्तचर उसे बताते हैं कि धनानंद किसी भी समय लोखंडी पहुंचने वाला है। उधर चंद्रगुप्त को हमेशा ऐसा महसूस होता है कि उसकी मां यहीं कहीं है और वो उन्हें ढूंढने लगता है। अमात्य जब पौने सैनिक टुकड़ियों से राजकोष के बारे में ब्यौरा लेता है तो वो उन्हें बताते हैं कि कोई सुरंग के रास्ते राजकोष तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। धनानंद के सम्मुख कार्वी और अमात्य के बीच वाकयुद्ध होता है। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त चाणक्य को संदेश भिजवाता है कि उसकी योजना विफल हो गई। आचार्य ने एक बहुत अच्छी योजना भेजी। दधीच जी, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग सुरंग बना रहे थे तब खुदाई करते समय धरती के अंदर आप सब सांस कैसे लेते थे? कैसी बात पूछ रहा है? सांस तो नाक से ही लेते होंगे ना। वो तो ठीक है, परंतु धरती के अंदर हवा आती कहां से थी? हम वायु के लिए विशेष वातायन बनाते थे, उन्हीं के अंदर से वायु आती थी। तो फिर ठीक है, आप सबसे पहले जाकर उन वातायनों को खोदना आरंभ कर दीजिए। ठीक है। अब बस हमें बाली से ये कहना होगा कि वो हमें ढेर सारी कुंभी घास दे दे, क्योंकि कुंभी घास ज्वलनशील होती है और जलने के बाद वो बहुत सारा धुआं देती है। हम उसे वातायनों से जलाकर नीचे फेंक देंगे। उससे क्या होगा? इससे ढेर सारा धुआं सुरंग के हर वातायन के द्वार से निकलेगा। और आचार्य ने यह कहा है कि यदि तुम राजकोष तक पहुंच नहीं पा रहे तो आग का भ्रम उत्पन्न करके राजकोष को इस सुरंग के बाहर निकालो। तो हम ये योजना कौमुदी महोत्सव पे करेंगे? नहीं, आचार्य ने हमें ये कार्य कौमुदी उत्सव के ठीक एक रात पहले करने को कहा है। कौमुदी महोत्सव से एक रात पहले? तुम्हें पता होगा वो वर्ष का सबसे ठंडा दिन माना जाता है, परंतु इतना ठंडा दिन ही क्यों चुना आचार्य ने? पता नहीं, हो सकता है कि आचार्य ने यह सोचा कि यदि कार्वीनाथ और बाली हमारे साथ रहेंगे तो हम उस राजकोष को लूट ही नहीं पाएंगे। और यह भी तो हो सकता है कि हम उस दिन राजकोष लूटें जिस दिन कार्वीनाथ और बाली को हम पर संदेह ना हो और हम उन्हें विस्मित करके अपना कार्य करें। तभी तो आचार्य ने कौमुदी उत्सव के ठीक पहली रात सोची राजकोष को लूटने के लिए। मित्रों, अब हमारी तैयारी आरंभ हो जानी चाहिए। हाँ, समय बहुत ही कम है। कौमुदी महोत्सव को मात्र 4 दिन ही बचे हैं। अर्थात मुझे मेरी मां को ढूंढने में मात्र 3 दिन ही रह गए। मां को ढूंढने का उपाय है मेरे पास। आचार्य ने क्या कहा था संदेश में? राजकोष तक नहीं पहुंच सकते तो राजकोष को बाहर निकालो। अर्थात हम सारे बंदियों तक एक साथ नहीं पहुंच सकते तो बंदियों को बाहर निकालो। कुछ दिन पहले मैंने सुना था यहाँ पे एक मुनादी स्तंभ है। जब आपातकालीन संदेश बंदियों तक पहुंचाना होता है तो स्तंभ पे पड़े नगाड़े को बजाया जाता है और सारे बंदी भागते हुए एकत्रित हो जाते हैं। और यदि ये हो गया तो चंद्रगुप्त, तुम अपनी मां से मिल पाओगे।
मुझे कुछ क्षण देंगे? समारोह से संबंधित एक विशेष कार्य याद आ गया। अवश्य प्रिय अनुज। धन्यवाद महाराज। अमात्य, ये 3 दिन के उत्सव के बारे में सोचकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अमात्य। अमात्य राक्षस के होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैंने ठीक आपकी तरह भैरूपे बुलवा लिए हैं। विषाक्त बाणों वाले धनुर्धर गुप्त रूप से महल में नियुक्त कर दिए गए हैं और विषाक्त हथियारों वाले राजभक्त राजकोष के पास नियुक्त किए जा चुके हैं। अमात्य, तुम हो तो फिर हमें चिंता करने की क्या बात है? शीघ्रधार। तिरकिटदा, तिरकिटदा। ये संकट सूचक नगाड़ा, मैं अभी देखता हूं क्या हुआ। सैनिकों, बाहर जाकर देखो क्या हुआ है। जाओ। महाराज, मैं स्वयं भी जाकर देखता हूं। रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जी महाराज। माँ देखी? नहीं, अब तक माँ बिल्कुल नहीं दिखी। क्या नाम है तेरा? मूरा। मूरा, आओ। चंद्रगुप्त, वो देखो, रणनंद किसी औरत को लेके जा रहे। नहीं, नहीं, नहीं। जाने दो मुझे। यदि एक बार कोई
हमारी खदान में आ गया तो बस मृत्यु ही उसे मुक्ति दिला सकती है। फिर कोई घोषणा नहीं, बस बात करनी है सबसे। यदि एक बार कोई हमारी खदान में आ गया तो बस मृत्यु ही उसे मुक्ति दिला सकती है। क्रिकेट मेरी माँ तो मारे तक इसलिए डरो, धनानंद से डरो। कभी भी अपने मन में भूले से भी हमारे विरुद्ध विचार लाने की या षड्यंत्र रचने की बात सोचना भी मत, क्योंकि धनानंद एक सांप है, दो मुंह वाला सांप। आगे से वार करोगे आगे से डसेगा, पीछे से वार करोगे पीछे से डसेगा। ये स्त्री इसे देखो, इसका बेटा भी हमें मारना चाहता था। उसे तो हमने पहले ही मार दिया, परंतु इसे हम एक मौत नहीं देना चाहते थे, प्रतिदिन हर पल मारना चाहते थे। इसलिए हमने इसे यहां भेज दिया। बताओ इन्हें हमसे टकराने वाले का क्या हाल होता है, बताओ। सब अच्छी तरह जान ले, यदि हमसे टकराने के बारे में कोई सोच भी रहा है तो मसल दे मन में ही अपने विचार, नहीं तो हम मसल देंगे उसे। कैसे? ऐसे धा तिरकिट धा, तिरकिट धा। महाराज,
त्रिगदा 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 इतनी नीचता पर उतर आया, अपने महाराज पर हमला कराया तूने। मिथ्या आरोप है ये सब। यहां पर जो कुछ भी हुआ है सब आपके संकेत पर हुआ है राधाश्री। क्योंकि आप मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मेरे बल, मेरे पराक्रम एवं मेरी ख्याति से जलते हैं आप। भयभीत रहते हैं मुझसे, भय इस बात का कि कहीं मैं आपका सिंहासन आपसे छीन ना लूं। अरे मूर्ख, इतनी छोटी सी बात के लिए हम इतना बड़ा स्वांग रचेंगे? ये जो सुंदर चेहरा परमात्मा ने हमें दिया है, उसे हम स्वयं अपने ही हाथों से कुरूप बनाएंगे? बड़ा ही मूर्ख है रे तू, फिर किटदा। मुझ पर वार करने के लिए बहाना खोज रहे थे आप, ताकि जब यूं मेरे साथ आप अन्याय करें तो कोई आपसे प्रश्न ना कर सके। अमात्य, ये केवल मूर्ख ही नहीं, नीरा अज्ञानी भी निकला। धनानंद को बहाना चाहिए। अरे बुद्धिहीन, मगध में किसी को भी मारने के लिए धनानंद को आने की आवश्यकता नहीं है। दादा तिकड़दा तिकड़ रहे। यदि इतने ही बलशाली हो भाई, तो फिर धपोली में अराजकता क्यों फैलाई है? इस प्रश्न का कोई उत्तर आपके पास? नहीं है ना? मेरे पास है। आपने धपोली में अराजक स्थिति इसलिए उत्पन्न करवाई ताकि वहां की स्थिति का लाभ उठाकर आप स्वयं अपना राजकोष लूट सके और अपने इस कुकृत्य का दोष मेरे मस्तक पर मर सके। अमात्य, ये तो सचमुच और आ गया है। धनक धनक दिन धा धा धा। अपने राजनीति की बिसात पर धनानंद तुझसे 4 कदम आगे है। यदि ये दोनों भाई अपने अपने पक्ष को इतनी दृढ़ता से मान रहे हैं, तो इस बिंदु पर भी विचार करना पड़ेगा कि कहीं कोई और अपनी चालें तो नहीं चल रहा है। कारवी, प्रिय अनुज, यदि तुम हमारे पूज्य पिताश्री की अनचाही भूल ना होते तो कब का हम तुम्हें समाप्त कर चुके होते। ले जाओ इसे। और बंद कर दो इसे कारागृह में।
ठीक है भ्राताश्री, कर लीजिए मनमानी, परंतु इतना स्मरण रहे, शीघ्र ही इसका प्रत्युत्तर देगा कार्वीनाथ। प्रत्युत्तर। कदाचित इस दुनिया का सबसे अभागा बेटा मैं ही हूं। मेरी मां मेरे इतने पास आकर भी मैं उस तक पहुंच नहीं पाई। ये ईश्वर न जाने क्या चाहता है कि मेरी मां मुझसे मिलकर भी नहीं मिल रही। चंद्रगुप्त, सच, हमारा विश्वास करो चंद्रगुप्त, यहां निकलने से पहले हम अवश्य तुम्हारी मां को खोज लेंगे। चंद्रगुप्त, मैंने सुरंग के वातायन खोज लिए हैं। कुल 5 वातायन है वहां, हाँ, जो सीधे राजकोष वाली सुरंग से जुड़े हैं। अब बताओ हमें करना क्या है? दादी जी, अब हमें मात्र कुंभी घास चाहिए जो बहुत देर तक जले और जिससे बहुत सारा धुआं उत्पन्न हो। परंतु ऐसी घास मिलेगी कहां से? मैं बता सकता हूं। तुम लोग यहां से बाहर निकलो तो मैं बता सकता हूं कुंभिक घास कहां मिलेगी। आओ मेरे साथ। देखो, अब हमें अतिरिक्त सावधानी दिखानी पड़ेगी। कार्वीनाथ बंदी बनाए जा चुके हैं और महाराज धनानंद को लगता है कि ये उपद्रव कार्वीनाथ ने करवाया है और कार्वीनाथ के संकेत पर ही उन पर हमला हुआ था। जबकि हम सब जानते हैं कि ये सब उस महाराज धनानंद की चाल है। देखो, सब कुछ पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही हो रहा है ना? निस्संदेह। तो फिर बताओ, तुम्हें कुंभिक घास क्यों चाहिए? इसलिए ताकि यदि वे हम में से किसी एक को देख भी ले तो भी हम बहुत सारा धुआं बनाकर उसकी आड़ में वहां से भाग सके। वाह, कितनी अच्छी युक्ति है। देखो, आज रात होते ही मुझे पहाड़ी के अंतिम छोर पर मिलो। मैं तुम्हारे लिए कुंभिक घास की व्यवस्था करता हूं, ठीक है? ठीक है। आचार्य, धनानंद ने कार्वीनाथ को बंदी बना काल कोठरी में डाल दिया। लोखंडी में लोग दबे स्वर से यही बातें कर रहे हैं कि धनानंद पर किसी ने निरीक्षण करते समय खदानों में आक्रमण कर दिया। स्वाभाविक है, एक शत्रु धनानंद और दूसरा शत्रु कार्वीनाथ। आज भले ही दोनों आपस में लड़ रहे हो, किंतु कब तक? बहुत समय तक शत्रु आपस में लड़ते नहीं रह सकते। आपस में शत्रुता बनी रहे, झगड़ा चलता रहे। इसके लिए आवश्यक है दोनों को दूर दूर रखा जाए, जो अब हो नहीं सकता।
मैं कुछ समझा नहीं आचार्य, कृपया विस्तार से बताइए ना। कारवी का कारागृह जाना हमारे लिए संकट खड़ा कर सकता है। संभव है कि वहां धनानंद और कारवी आमने सामने आएंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। ऐसे में 100% संभावना है कि सत्य उजागर हो जाएगा। ये बात सामने आ जाएगी कि दोनों में मतभेद हमने पैदा किया है। इसके कई घातक परिणाम हो सकते हैं। एक परिणाम तो मैं देख रहा हूं। कारवी जानता है कि चंद्रगुप्त खदानों में है और धनानंद जानता है कि मूरा खदानों में है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों खदानों पर कड़ी दृष्टि रखो। वहां पर होने वाली छोटी से छोटी बात की सूचना मुझे मिलती रहनी चाहिए। दोनों दुष्टों ने मुझे कूटनीति का जो खेल खेलने के लिए विवश किया है, उस खेल में पग पग पर संकट है। कौन कब कहां से कैसा आक्रमण करेगा, इस बात का अनुमान पहले से लगा पाना अब हर बार की तरह संभव नहीं होता। सचेत तो रहना ही पड़ेगा। सब अलग अलग दिशाओं में बिखर जाओ। धनी जी, आप मेरे साथ चलिए। चले। अमात्य के सैनिक हर दिशा में चौकसी कर रहे हैं। अब तुम लोगों को अधिक सावधानी दिखानी पड़ेगी। और हाँ, तुमने जो कुंभी घास मांगी थी ना, ये रही कुंभी घास। अब तुम्हें इससे जो कुछ करना करो और हमारे सामंत कारवीनाथ को बंदी गृह से मुक्त कराओ शीघ्र। कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? चलो। मित्रों, सब अलग अलग दिशाओं में बिखर जाओ। धनी जी, आप मेरे साथ चलिए। चले। तुमने यहां से किसी को भागते हुए देखा है? सुना नहीं? किसी को भागते हुए देखा है यहां से? नहीं देखा, मैं किसी को नहीं देखा। तुम वहां देखो, मैं यहां देखता हूं। ठीक है।
और श्रीमान, इसे बंदी बनाने वाले कारागृह के रक्षकों ने बताया है कि इसे पकड़ते समय इसके साथ जो अन्य 3 बंदी थे वो पकड़े नहीं गए। मगध के राजकोष को सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग स्थानों में गाड़ने के लिए एक बौनों का एक विशेष दल बनाया गया था। तुम उसी दल से हो? क्या नाम था तुम्हारा? हाँ, दधीच। यही तुम्हारा नाम है ना? कार्य के बाद तुम सबको वहीं भूमि में गाड़ने का आदेश था, किंतु खुदाई के पश्चात किसी को मिले नहीं, न धरती के भीतर और न धरती के ऊपर। तो चाणक्य ने राजकोष लूटने के लिए तुम्हारा उपयोग किया है। अब तुम अपने आप सब कुछ सच बताते हो या मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवाऊं? लगता है कि ये अपना मुंह नहीं खोलेगा। इसका सर धड़ से उड़ा दो। ठहरिए अमात्य, ठहर जाइए। देखिए अमात्य, इनकी क्या योजना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना अवश्य बता दूं कि कामोदी महोत्सव वाले दिन ये लोग राजकोष लूटकर चाणक्य से हंसनी चोटी पर लूटे हुए स्वर्ण के साथ मिलने वाले हैं। तो फिर चला कौन रहा है ये योजना? बाहर से चाणक्य और भीतर से चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। अरे ये तो यहां बैठी है, ले चलो इसे। हाँ हाँ ले चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो। माँ, चंद्रगुप्त अब तक जीवित है? हाँ, चंद्रगुप्त जीवित ही है। अच्छा, तो चंद्रगुप्त अब तक जीवित है। उसी ने कार्विनाथ के विरुद्ध धपोली गांव वासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए अमात्य, मैंने आपको सब कुछ सत्य बता दिया है। अब तो आप मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे नहीं मारेंगे ना? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं दधीच, मैं तो तुम्हारा बड़े प्यार से उपयोग करूंगा। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि यहां भीतर से तुम सबकी सहायता कौन कर रहा है। ये यहां क्या कर रहा है? इसे अतिशीघ्र छोड़ दिया जाए। देख क्या रहे हो? अमात्य से मेरी बात हो चुकी है, छोड़ दो इसे।
ये क्या दृष्टता है? तुम्हारा इतना दुस्साहस? हटो मेरे सामने से। अमात्य, आप? लोग हमें अमात्य राक्षस ऐसे नहीं बोलते हैं वाली। मार तो इसे। मुझे क्षमा कर दो अमात्य, मुझे क्षमा कर दो। बस एक अंतिम कार्य। मुझे मूरा चाहिए। विशेष सैनिकों को लगाओ या कुछ भी करो, मुझे मूरा चाहिए। और हां, यह कार्य पूरी तरह से गुप्त रहना चाहिए। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, वो चंद्रगुप्त हो या फिर कोई और। ददीजी जी का कुछ पता चला? ददीजी जी का तो कुछ पता नहीं चला, किंतु बाली मारा जा चुका है। हाँ, हमारी आंखों के सामने से उसका शव लेकर जा रहे थे ये लोग। ये कोई शुभ संकेत नहीं है चंद्रगुप्त। हमारे सारे पासे उल्टे पड़ रहे। मुझे तो लगता है कि हमें अभियान बीच में ही छोड़ देना चाहिए। नहीं शशांक, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर हार मानने की तरह। और शशांक, हम जीते जी कभी हार नहीं मानेंगे। मेरा विश्वास करो मित्रों, अब हम यहां से पीछे नहीं हट सकते। वो थपोली वासी कितनी आस लगा बैठे हैं हम पर, और मैं उनके लिए ये अभियान पूर्ण करना चाहता हूं। मैं मेरे आचार्य के लिए ये अभियान पूर्ण करना चाहता हूं। और मुझे तो मेरी मां भी मिल नहीं रही। पता नहीं वो मुझे मिलने भी वाली है या नहीं। देखो चंद्रगुप्त, राजकोष के अभियान का क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, पर मां, हमारी मां के इतने पास आने के बाद हम उसे यहां से लिए बगैर नहीं जा सकते। ये तय समझो। अरे ये तो यहां बैठी है, ले चलो इसे। हाँ हाँ ले चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो।
चंद्रगुप्त